स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। ये इसका पार्ट नंबर 3 है। अगर अभी तक आपने से पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए। इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता। हमने देखा था चैप्टर 1 में कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या है और क्यों इसे अपनाया गया बहुत सारे देशों के द्वारा। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है गुटों से अलग रहना। तो ये एक आंदोलन चला था 1961 में। के द्वारा जो नव स्वतंत्र देश थे वो किसी भी गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करते थे। मतलब कि उस समय जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद जो दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, उन दोनों ने अपने अपने गुटों का निर्माण कर लिया और जितने भी देश थे उनसे आशा कर रहे थे कि वो हमारे गुट में शामिल हों। परंतु जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है यह तीसरा विकल्प साबित हुआ। इसके बारे में डिटेल में देखना है तो आप चैप्टर 1 देख लीजिए। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, मतलब कि यूएसआर की समाप्ति हो गई, तो उसके बाद जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उस पर कई सवाल उठाए गए, कई प्रश्न उठाए गए कि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसकी अब क्या प्रासंगिकता है, क्यों जरूरी है वो, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 1992 में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, अभी सम्मेलन हुआ था। तो उसके अंदर जो मिस्र एक देश का नाम है, जो मिस्र है, उसने कहा कि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो चुका है और शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी है, जिसके लिए ही हमने क्या किया था, गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की थी। वही चीज समाप्त हो चुकी है, तो अब इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है या फिर इसका कोई भी औचित्य नहीं रहा है। परंतु जो उपरोक्त बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, उनको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है या फिर उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि इसके कई कारण हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो यूएसएसआर की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, या फिर उसे प्रासंगिक कहना चाहिए, सार्थक कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो उसके आंसर में आपको यही लिखना है। देखिए अब इसकी क्या प्रासंगिकता थी। पहला, क्यों इसे आवश्यक माना गया जब यूएसएसआर की समाप्ति हो गई और शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। और जो मैंने आपको मिस्र के बारे में बताया है कि मिस्र ने विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में 1992 में जो बात कही थी वो भी आपको लिखनी है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप पॉइंट के द्वारा इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, विकासशील देशों के समान प्रतिष्ठा कायम करने के लिए हम सभी जानते हैं कि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसमें विकासशील जो देश थे वही इसके क्या थे, सदस्य देश थे। मतलब कि जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नए आजाद हुए देश थे, वही क्या है, विकासशील देश हैं। क्यों है? क्योंकि अभी उन्होंने विकास को प्राप्त नहीं किया है, वो विकसित देश नहीं है, इसीलिए वो विकासशील देश थे। तो इनके सम्मान व प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए ही क्या जरूरी है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन जरूरी है। अब देखिए, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा। उस समय जब 1992 में, मतलब कि 1991 में यूएसएसआर की समाप्ति हो गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, जब यूएसएसआर की समाप्ति हो गई तो हमारे सामने जो मुद्दा है वो और भी ज्यादा बढ़कर आया, क्योंकि एक महाशक्ति ही विश्व में रह गई जिसका नाम है अमेरिका। तो इसके लिए, क्योंकि जो अमेरिका है उसके पास परमाणु संपन्न देश है वो, और इसी के साथ साथ काफी ऐसे देश थे जो परमाणु संपन्न देश हो गए थे। हमारा देश भारत भी परमाणु संपन्न देश कहलाया था। मतलब कि इस समय तक आते आते सबके पास जो परमाणु बम है, परमाणु संपन्न देश है, उनकी संख्या बढ़ गई थी, जिससे कि यह खतरा था कि अगर युद्ध हुआ, किसी भी कारण अगर युद्ध होता है किसी दो देशों के बीच में या फिर एक समूह के बीच में, तो क्या होगा, इससे बाकी देशों को जो युद्ध में शामिल नहीं है उन्हें भी क्या है, भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। तो ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये किसके लिए, ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है अब वह गुटों में शामिल न होने के लिए, पहले गुटों में शामिल होने के लिए बनाया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण, गुटनिरपेक्षता का निर्माण गुटों में शामिल न होने के लिए किया गया था। परंतु अब इसमें बदलाव कर दिया जाए जिससे कि जो निशस्त्रीकरण है उसको बढ़ावा मिले। निशस्त्रीकरण मतलब जो शस्त्र हैं उनका तिरस्कार करना, शस्त्र हैं कम से कम जो शस्त्र हैं उनका इस्तेमाल करना, इस चीज को बढ़ावा कौन देगा, अब गुटनिरपेक्षता आंदोलन देगा, जिससे क्या होगी, विश्व में शांति कायम होगी और युद्ध होने की संभावना है
और उसमें जो नुकसान होने की संभावना है वो भी क्या होगी, बहुत हद तक कम होगी। अब देखिए, नई आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु या फिर नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था भी कहा जा सकता है, जिसे हम नियो कहते थे, नियो कहते हैं, NIEO, नियो। तो जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है या फिर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दोनों एक ही है। तो उसकी स्थापना के लिए भी जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है वो आवश्यक है, क्योंकि जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी वो किसके लिए थी, नियो किसके लिए था, ये नव स्वतंत्र देशों के लिए था। और सारे के सारे जो ज्यादातर जो नव स्वतंत्र देश थे वो किसमें शामिल थे, गुटनिरपेक्षता में शामिल थे, उसके सदस्य थे, जिससे कि ये काम बड़ा आसान हो जाएगा कि जो नियो है उसकी क्या होगी, स्थापना की जा सकती है। तो इसके लिए भी ये प्रासंगिक है, इससे इसकी सार्थकता दिखती है ना कि ये आवश्यकता है ये चीज, जिसके लिए जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है वो क्या करेगी, इन नव स्वतंत्र देशों को एक स्थान पर जोड़े रखेगी, इसके लिए ये आवश्यक है। अब देखिए, यूएसए के प्रभुत्व के नियंत्रण हेतु आवश्यक, हमने देखा कि जो यूएसएसआर है उसकी समाप्ति हो गई है और उसके बाद केवल एक महाशक्ति के रूप में जो यूएसए है वो पूरे विश्व के सामने उभर कर सामने आया है। इससे क्या हुआ, इससे यही हुआ है कि जो यूएसए है उसका वर्चस्व पूरे विश्व में कायम हो गया है, क्योंकि महाशक्ति है यूएस। तो इसके नियंत्रण को रोकने के लिए जो कंट्रोल इसने पूरे विश्व में कर रखा है उसको रोकने के लिए भी कौन आवश्यक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें नौ स्वतंत्र देश शामिल है जिसका विरोध करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि जो यूएनओ है उसके द्वारा क्यों नहीं ऐसा किया जाएगा कि जो यूएसए है उसके प्रभुत्व को रोका जाए, क्योंकि यूएनए में जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका पूरा नियंत्रण अगर कहा जाए तो यूएसए का है उस पर, एक तरीके से जो उसका यूएसए उसका स्थायी सदस्य भी है, इसलिए भी क्या है, उसका प्रभुत्व नहीं रोका जाएगा। जब आप पूरी की पूरी ये जो बुक है आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका कारण। अब देखिए, नव स्वतंत्र देशों द्वारा आपस में सहयोग द्वारा विकास करने हेतु जो नव स्वतंत्र देश है वो किसमें शामिल थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, जिससे क्या हुआ, इन नव स्वतंत्र देश एकजुट रह सकते हैं इस आंदोलन के द्वारा, गुटनिरपेक्षता के द्वारा। इसलिए भी क्या है, जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है वो अभी भी सार्थक है जब शीत युद्ध समाप्त हो गया है, यूएसएसआर की समाप्ति हो गई है, क्योंकि जो नव स्वतंत्र देश है वो एक धरातल पर क्या होंगे, एक स्थान पर क्या होंगे, सारे मिलकर रहेंगे, मिलकर उनका जो एक दिशा कही जा सकती है सबकी एक ही है कि उन्हें क्या करना है, विकास करना है, और इसके लिए सब क्या करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, उनका विकास बहुत जल्द होगा। और ये कैसे हो सकता है, ये गुटनिरपेक्षता आंदोलन के द्वारा हो सकता है। अब देखिए, अगला है लोकतांत्रिक स्वरूप। जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है वो लोकतंत्र को मानता है, जो इसका स्वरूप है वो लोकतांत्रिक है, वो लोकतंत्र का समर्थन करता है। तो इसके द्वारा यही स्पष्ट है कि जो लोकतांत्रिक स्वरूप के कारण भी क्या है, इसकी सार्थकता शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी और यूएसएसआर की समाप्ति के बाद भी क्या है, इसकी आवश्यकता है। अब देखिए, बढ़ती सदस्य संख्या इसकी सार्थकता की पुष्टि अगर यह है, 1992 में मिश्र ने यह बात कही थी कि यूएसएसआर की समाप्ति के बाद इस गुटनिरपेक्षता आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए, इसे तोड़ देना चाहिए। तो अगर यह बात सत्य होती तो जो इसकी बढ़ती हुई लगातार जो बढ़ रही है संख्या, क्यों देश इसमें आकर शामिल होते अगर इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होती, अगर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। परंतु अगर इसका देखा जाए कि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसके सदस्यों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये खुद ही में अपने आप में पुष्टि कर रही है ये बात कि जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है वह क्या है, अभी भी सार्थक है, कि जो सदस्यों की संख्या है वो 25 से बढ़कर 120 तक पहुंच चुकी है या फिर इससे भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि इसकी आवश्यकता वर्तमान में भी है और उस समय भी थी जब इसको समाप्त करने की बात कही जा रही थी। अब देखिए, विश्व में शांति कायम करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें 9 स्वतंत्र देश शामिल हैं और साथ ही साथ पूरे विश्व में एक महाशक्ति का साया हो गया था। तो विश्व में शांति फैलाने के लिए क्या जरूरी है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन आवश्यक है, जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, यह निशस्त्रीकरण की बात करता है, युद्ध को समाप्त करके आपस में जीत की बात करता है, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा क्या की जा सकती है, शांति कायम की जा सकती है, जो एक मकसद है यूएनओ को भी स्थापित करने का और गुटनिरपेक्षता को भी स्थापित करने का। तो ये थे इसके
कारण जिसके कारण जो ये गुट निरपेक्षता आंदोलन है उस समय भी प्रासंगिक था और इस समय भी है। भारत और रूस संबंध, जो भारत और रूस है, रूस जो था वह सोवियत संघ यूएसएसआर का एक देश था, सदस्य देश था, जिसे सोवियत संघ के बाद इसका उत्तराधिकार रूस बना सोवियत संघ के बाद। तो अब भारत और रूस के क्या संबंध है इसके बारे में देखिए। पहला, माधुर्य संबंध। माधुर्य मतलब मधुर संबंध। जो भारत और रूस का अगर इतिहास भी देखा जाए तो उसमें माधुर्य संबंध प्रकट होते हैं। उन दोनों में आपसी विश्वास था। उनके इतिहास में अगर देखा जाए तो आपसी विश्वास और जो आपसी साझे हित होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के हित, वह देखे जा सकते हैं। माधुर्य संबंध, जो रूस और भारत है उसके बीच में मधुर संबंध अभी भी हैं और पहले भी थे। अगला देखिए, सांस्कृतिक सहायता। जो संस्कृति है भारत और रूस की, इससे क्या होता है, जो रूस है उसमें जो हिंदी है उसको महत्व दिया जाता है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदी फिल्में हैं, जो भारत में जिन फिल्मों का निर्माण होता है, जो जिन फिल्मों का निर्माण होता है उन्हें आप रूस में भी वह लोकप्रिय होती हैं, चाहे वह राज कपूर की फिल्म हो या फिर अमिताभ बच्चन की फिल्म हो। उन दोनों, मतलब कि चाहे वह किसी भी हीरो या किसी की भी हो फिल्म, तो उसमें क्या होता है, उस फिल्म को भी रूस में उतनी ही लोकप्रियता से देखा जाता है जैसे भारत में उसे देखा जाता है। और साथ ही साथ अगर आप रूस के जो के देखेंगे तो उसमें जो हिंदी फिल्म के जो गीत हैं, गाने हैं, वो बजते हुए आम बात होगी। जैसे कि अगर भारत में गलियों में देखें तो घर घर जो गाने जो बजते हैं वो भारतीय फिल्म के बजते हैं। इसी प्रकार से रूस में भी जो फिल्में हैं उनको सपोर्ट किया जाता है और साथ ही साथ उनके जो गाने हैं वो गली बाजार मोहल्लों में बजते हैं, जिससे कि एक तरीके से भारत की जो सांस्कृतिक सहायता है वह कौन करता है, रूस करता है। और साथ ही साथ जनता या फिर नागरिक के भी, रूस के नागरिक के जो संबंध है हमारे भारत के नागरिकों के संबंध से मेल खाते हैं। अगला देखिए, दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व। जैसे यूएसएसआर की समाप्ति हुई थी तो विश्व में एक महाशक्ति उभर कर सामने आई जिसका नाम था यूएसए। जब तक यह महाशक्ति, मतलब कि जैसे यूएसएसआर की समाप्ति हुई वैसे यूएसए उभर कर सामने आया। तो जो भारत और जो रूस है उन दोनों का मानना था कि जो बहुध्रुवीय विश्व है वह होना चाहिए, ना कि एक ध्रुवीय विश्व हो, ना कि एक महाशक्ति हो पूरे विश्व में जिसका वर्चस्व हो। उनका मानना था कि बहुध्रुवीय विश्व हो, मतलब कि मिले जुले, ऐसा नहीं कि एक के पास ज्यादा पावर है और एक के पास कम पावर है, बहुध्रुवीय विश्व हो। और सबकी जो सब हैं, जितने भी देश हैं वो सारे अपनी जिम्मेदारी समझे इस चीज को, मतलब कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक ताकतें मौजूद हो, ना कि एक यूएसए ही मौजूद हो। और ये बात तो अब तक भी मानी जाती है। यही जो विचार है रूस और भारत के सेम है या फिर मेल खाते हुए कहे जा सकते हैं कि बहुध्रुवीय विश्व होना चाहिए जो सामूहिक जिम्मेदारी निभाए। मतलब कि अगर किसी एक पर आक्रमण होता है तो पूरे के पूरा जो विश्व है वह यह सोचे कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है और उसका विरोध करे, जिससे कि शांति कायम हो सके। तो जो भारत है और रूस है उन दोनों के जो विचार है वो सेम है, मिल खाते हुए बहुध्रुवीय विश्व के। अगला देखिए, राजनीतिक सहायता। भारत और रूस है वह भारत की राजनीतिक रूप से सहायता करता है। जैसे कि जो कश्मीर मुद्दा है और जो ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित जो मुद्दे हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित कुछ भी मुद्दे हैं या फिर सूचनाएं हैं, उनका आदान प्रदान भारत रूस आपस में करते हैं। और इसके द्वारा क्या हो सका, जो रूस है वह कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत के साथ रहा और इसके साथ ही साथ जो पश्चिम एशिया के जितने भी देश हैं उनसे अच्छे संबंध बनाने में जो भारत की सहायता रूस ने की। और साथ ही साथ जो चीन है उसके साथ भी अच्छे संबंध बनाने की जो शुरुआत है या फिर कहा जा सकता है श्रेय दिया जा सकता है, रूस को श्रेय दिया जाएगा कि भारत और चीन के बीच में अच्छे संबंध बनाने के। अगला देखिए, आर्थिक सहायता। जो भारत और रूस के बीच में जो ये संबंध है ये क्यों है ऐसे, क्यों रूस हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है? इसका एक कारण यह है कि जो रूस और भारत के बीच में जो भारत है वह सबसे बड़ा खरीदारक है हथियारों का, वो भी रूस का। रूस से वह हथियार बहुत अधिक मात्रा में खरीदता है, जिसके कारण जो रूस है वह उसे समर्थन करता है। और जो भारत जो है वह तेल का आयातक देश कहलाता है, सबसे बड़ा आयातक देश, मतलब कि एक आयातक देश है। मतलब कि जो भारत है उसमें तेल जो है वह कहाँ से आता है, रूस से अधिक मात्रा में लिया जाता है। रूस का एक बड़ा देश कहा जा सकता है भारत, जो उससे तेल
की क्या करता है, पूर्ति करता है, मतलब कि तेल आयात करता है। इससे क्या है, इससे जो रूस है उसके पास विदेशी मुद्रा का सर्जन होता है, ये भी कारण है। और हमेशा अगर कभी भी तेल का संकट भारत में आया है तो रूस ने उसका डटकर साथ दिया है भारत का इस संकट से बाहर निकलने के लिए। तो इस कारण भारत और रूस के बीच में, तो इस कारण जो भारत है वह क्या करता है, रूस की सहायता करता है आर्थिक रूप से। इसी प्रकार से रूस है वह भी क्या करता है, भारत की सहायता करता है। हमने देखा अगर भारत उससे आयात करता है कोई सामान, तो अगर कभी भारत को आर्थिक रूप से कोई संकट घेरता है तो रूस क्या करता है, उसका साथ देता है। अगला देखिए सैन्य सहायता, जो भारत और रूस है उसके बीच में जो सैन्य सहायता है वह भी कायम है, जिसके कारण उसके मधुर संबंध है। हमने देखा जो रूस है वह क्या, रूस से ही भारत के पास बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार आते हैं, और जो रूस है उससे भारत की जो परमाणविक योजना है उसका समर्थन किया है, और वह एक महत्वपूर्ण है, रूस महत्वपूर्ण है भारत की परमाणविक योजना के लिए। और रूस ने भारत की अंतरिक्ष जो उद्योग है उसमें रॉकेट देकर क्या की है, सबसे बड़ी सहायता की है। क्रायोजेनिक जो रॉकेट है वो देकर उसकी सहायता की है, क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भारत की सहायता की है। यही क्या है, भारत रूस के संबंध है, जिसके कारण जो भारत है वह के संबंध है, मतलब कि इनके बीच में मधुरता के संबंध कायम है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।